ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग तक? हाँ जी सर, आवाज़ आ रहा है आप तक? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है। प्रणाम उपांग जी। एक मिनट, आवाज़ कम आ रहा है। इतनी गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बाकी लोगों को भी कम लग रहा है क्या आवाज़? अभी देखिए, अभी ठीक आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग ईयरफोन यूज़ करा करिए, ठीक है? ईयरफोन ज़रूर यूज़ करने, उससे आपको बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगी। हम उपांग जी। देखिए, वीडियो क्लियर ना हो तो वीडियो जैसे ही आप यहाँ स्क्रीन पे टैप करेंगे, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ सेटिंग में जाके आप क्वालिटी सेट कर लेना। मिनिमम 360 पिक्सल सेलेक्ट करना, इससे नीचे सेलेक्ट करेंगे तो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बाकी लोगों को भी कम लग रहा है क्या आवाज? अभी देखिए, अभी ठीक आएगा। ओके, चलिए, आवाज वाला मसला हो गया क्लियर। और साथ ही साथ देखिए, सब लोग कोशिश करिए फेसबुक का ऐप यूज करिए। फेसबुक का ऐप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि सर हम फेसबुक यूज करेंगे तो दूसरे लोग मैसेज करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। आपका कंसर्न जेन्युइन है। आप लोग क्या करिए, ऐसी नई फेक नहीं कहूंगा, नई फेसबुक आईडी बनाइए, ठीक है? अलग बिल्कुल, जिसपे कोई ऐड ना हो। 2021 सेंसस हुआ ही नहीं है तो पब्लिश कैसे हो जाएगा? 2021 में सेंसस होना था, 2022 निकल गया, अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं है। जब सेंसस होगा तभी तो पब्लिश होगा। हाँ जी सर। इकोनॉमी में, हाँ जी, इकोनॉमी में फॉर टीजीटी, पीजीटी और रिसर्च असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए इकोनॉमी का क्लास स्टार्ट हुआ है आपका। अभी उसका डेमो क्लास चल रहा है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, डेमो क्लास फेसबुक पे हो रहा है और वो यूट्यूब पे भी अपलोड करा जा रहा है, ठीक है? तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो अपन इकोनॉमी, वो सॉरी, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। कॉमर्स के लिए पापू जी देखेंगे, अभी तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके। देखिए, पहले हमने सिर्फ हिस्ट्री स्टार्ट किया था, अभी धीरे 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 आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो वन बाय वन सबका नंबर आएगा। ओके। तो मार्च का करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट कर दिया था। अराउंड 80 क्वेश्चंस हमारे डिस्कस भी हो गए थे। तो उसी सीरीज में ये आज का लेक्चर है। बट पहले हम पिछले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले कुछ क्वेश्चंस आपको देखो आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 42, signing a host country agreement between government of India and WHO will enable the establishment of the WHO Global Center for Traditional Medicine in which city of Gujarat? सूरत, जामनगर, राजकोट, वडोदरा। बताइए। Signing a host country agreement between the government of India and WHO will enable the establishment of WHO Global Center for Traditional Medicine। मतलब सीधी सी बात है, जो WHO का ग्लोबल सेंटर बन रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो किस सिटी में बन रहा है? ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आंसर बनने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज जामनगर, ठीक है? करेक्ट आंसर इज जामनगर। नेक्स्ट इसका आंसर दीजिए। With intensified firing in Ukraine, the government of India has temporarily shifted its embassy from Ukraine to which European country? तो कौन सी यूरोपियन कंट्री हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, बताइए।
बढ़िया, करेक्ट आंसर इज पोलैंड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पोलैंड। ओके सर। चलो ये छोड़िए, ये बताइए। ये तो शायद कल ही करा था। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू अनाउंस अ टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050? हाँ जी सर। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू अनाउंस अ टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050? हाँ जी, यहाँ पर जो भी मिमी जी क्लास चलती हैं वो ऑनलाइन मोड में चलती हैं, इसी तरह से लाइव क्लास होता है। बाकी जो हमारा पेड कोर्सेज होते हैं उनका क्लासेस हमारा एक अलग ऐप है, उसमें चलता है। हाँ जी बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज मुंबई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले करके आए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स डिस्कशन। ठीक है। चलिए जी, तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल। Dibedo Francis Carey from Burkina Faso won the 2020 Pritzker Prize. The prize is related to which field? Architecture, water conservation, wildlife conservation या फिर पेंटिंग? ऑल राइट, राका जी का आंसर आ गया आर्किटेक्चर। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दीजिए। आर्किटेक्चर। हाँ जी। तो बेसिक सवाल ये है, देखो इस तरह के सवाल आते रहते हैं कि पुलिट्जर प्राइज किससे रिलेटेड है, पुलिट्जर जर्नलिज्म से रिलेटेड है ना। आपका जैसे ये बुकर प्राइज किससे रिलेटेड है, और ये आपका प्रिट्जकर प्राइज। ठीक है, ये आपका प्रिट्जकर प्राइज है। प्रिट्जकर प्राइज किससे रिलेटेड है? आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो ये मान के चलो, देखो कोई भी प्राइज जब से बिल्कुल टॉप क्लास होता है ना, तो उसे नोबल से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे फील्ड्स मेडल, वो सबसे टॉप क्लास अवार्ड है मैथमेटिक्स के लिए, इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज कहा जाता है फील्ड्स मेडल को। इसी तरह से आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज कहते हैं प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज को। तो 1979 में ये बना था, एक फैमिली, प्रिट्जकर फैमिली ने इसका बनाया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड चलता आ रहा है। अब कितना अवार्ड देते हैं, क्या मिलता है, ये सब अपने काम का नहीं है। सवाल अगर आएगा तो डायरेक्ट यही आएगा कि प्रिट्जकर प्राइज किस स्किल से रिलेटेड है, तो वो है आपका आर्किटेक्चर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 82। विच स्टेट सेलिब्रेट्स दौल उत्सव टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन? ओके, जोयकिम पूछ रहे हैं आप जो पढ़ाते हैं वो अनफ होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? देखिए, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं पढ़ाएंगे कि इतना पढ़ा दो इतना छोड़ दो। ठीक है। और ये जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, तो करंट अफेयर्स में पूरी कोशिश रहती है वो सारे ऐसे तरह के पॉइंट्स आपके लिए जोड़ के लाए जाएं जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट हो, और एक कंस्ट्रेंट लगा के कि 100 क्वेश्चंस की लिमिट लगा के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं। तो को कराने को आपको 300 प्लस क्वेश्चंस भी कराए जा सकते हैं, लेकिन लेकिन वो फिर आपके फिर क्वालिटी डाउन होने लगती है। तो हमें सिर्फ बिल्कुल चुने चुने खास क्वेश्चंस करने हैं। हाँ जी सर। तो दौल उत्सव, तो जहाँ पे वो आ जाता है वहाँ बंगाल दिखने लगता है हमें। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो दौल उत्सव भी कहते हैं, डोल यात्रा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? दौल उत्सव को। तो कहाँ मनाया जाता है आपको?
वेस्ट बंगाल में, किसके लिए? स्प्रिंग सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। द ट्राइबल्स इन गुजरात विल होल्ड अ पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट विच रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे मान लो एक रिवर ये जा रही है, ठीक है। अब मान लो आप, एक रिवर ये जा रही है, तो इसके आसपास के एरिया तो सदाबहार हो गए, बट बीच का एरिया थोड़ा दिक्कत में होगा। तो इस बीच के एरिया की दिक्कत खत्म करने के लिए क्या करा जाएगा? इस रिवर को इस रिवर से लिंक कर दिया जाएगा। अब रिवर लिंक होने से क्या हो गया कि इसके आसपास का जो एरिया है इसको भी खुशहाली मिल गई, रिवर का फायदा मिल गया। ओके, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट आप तभी रह पाएंगे जब आपको खुद से गोल क्लियर होगा। जब तक आपको गोल क्लियर नहीं होगा, कंसिस्टेंसी में दिक्कत आएगी। पहले तो ये क्लियर करिए कि आप जो करना चाहते हैं क्या वाकई में आप करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी इस पे फिर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। एक तरीका तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन काफी हेल्प करेगा आपको, ट्राई करके देखिएगा। साबरमती, तापी, नर्मदा, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आंसर यही लग रहा है। बाकी लोग कोई कहना चाहता है और कुछ? अच्छा, एक किस किस को लग रहा है? पर, तापी, नर्मदा, एक किस किस को लग रहा है? हाँ जी, एक किस किस को लग रहा है बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, पर, तापी, नर्मदा है सर। ये कैसे हो गया सर? साबरमती, नर्मदा, तापी ये सब तो सुना, ये पर नदी कहाँ से आ गई? ठीक है, एक्चुअली में एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो गुजरात के कुछ ट्राइबल्स उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो तीन नदियां हैं। एक नदी तो आप ये देखो तापी है, एक नदी ये आपका नर्मदा है, ठीक है। एक ये आपका पर नदी है, ठीक है। तो तीन नदियां हैं, एक आपका पर है, एक आपका नर्मदा है, और एक आपका तापी है। तो पर जो है वो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है, नासिक वाले इलाके से। तापी जो है वो सब महाराष्ट्र से तापी भी ओरिजिनेट हो रही है। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है। तो तीन रिवर से नर्मदा, पर, तापी, इन तीनों को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए काम चल रहा है। तो उसको लेके जो ट्राइबल्स हैं गुजरात में वो काफी नाराज हैं। गुजरातों का वो ट्राइबल्स का कंसर्न ये है कि अगर आप इनको लिंक करोगे, मान लो कि इसको से जोड़ दिया, तो रिवर जोड़ोगे तो आसपास का एरिया भी खाली करवाओगे, तो इनसे एरिया खाली करवाने की बात होगी, इनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस वजह से ये लोग परेशान हैं। तो याद रखिएगा, पर, तापी, नर्मदा। ऐसे छलावे वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे आगे, तो अभी से आदत डालने की गलत नहीं करने सवाल। सवाल हमेशा हमें बना के आने, छोड़ने नहीं है सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओवर द डार्डेनल्स स्ट्रेट? इसमें मेन हमें यही जानना, डार्डेनल्स स्ट्रेट है कहाँ पर? दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? डार्डेनल्स स्ट्रेट के ऊपर वो शिप बनाया गया है, तो ब्रिज बनाया गया, रशिया, यूके, टर्की या ग्रीस? थॉमस जी का आंसर टर्की।
चलो टर्की टर्की आंसर आ रहा है, कुछ लोग यूके भी बोल रहे हैं। बाकी लोगों का सर क्या कहना है इस बारे में? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा भैया आंसर? देखो, अगर इनॉग्रेट करने की बात हो रही तो बिल्कुल, ये किसने करा है? टर्की ने करा। अब लेकिन क्वेश्चन में हमारे लिए जरूरी क्या, डार्डेनल्स स्ट्रेट कहाँ पर है? अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास की थी, उसमें डार्डेनल्स स्ट्रेट पढ़ा था। तो मेरे को बस एक सवाल का जवाब दे दो। डार्डेनल स्ट्रेट कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है? कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है डार्डेनल्स? डार्डेनल्स स्ट्रेट है, स्ट्रेट दो लैंड मासेस के बीच होता है। तो दो लैंड मासेस को वो क्या करता है, सेपरेट करता है, और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। कौन? डार्डेनल्स। ऑलराइट सर, चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका डार्डेनल्स स्टेट, इधर है एजियन सी, और इधर आपको मिलेगा सी ऑफ मरमरा। तो डार्डेनल्स स्टेट किस किस के बीच में मिलेगा? आपका एजियन सी एंड सी ऑफ मरमरा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्लैक सी, देन सी ऑफ मरमरा, और देन एजियन सी, ठीक है। और इधर क्या हो गया? डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो डार्डेनल्स स्ट्रेट दो सीज कौन से कनेक्ट कर रहा है? आपके सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। इसके अलावा कौन से दो लैंड मासेस को डिफर कर रहा है? तो एक साइड ये ग्रीस को अलग कर रहा है, दूसरी साइड टर्की को अलग कर रहा है। ये सब हम पढ़ चुके हैं बाल्कन पेनिनसुला में, ध्यान करिएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। एट विच रैंक डज इंडिया स्टैंड्स एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? बताइए। हमारी खुशी की रैंकिंग आ गई, पता चल जाएगा हम कितने खुश हैं। बताइए सर आंसर। हाँ जी, कोई नया स्टूडेंट है? सर हैप्पीनेस तो बड़ी खराब चली यहाँ पे, जो सबसे लास्ट रैंकिंग हो वही लगा दो। 142 लगा देता, लेकिन 140 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट ही किया है। 140 की जगह 136 लगा देते हैं। चलिए। अब ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इस ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे नजर बनाए रखना। ओके कारू जी, वेलकम टू द क्लास। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे नजर बनाए रखना, इसको कितने पब्लिश करा था, ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको जो पब्लिश करने वाले लोग होते हैं, उनके नाम पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये किसका नाम है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इन्होंने क्या निकाला? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला है। अब अगर हम बात करें सबसे खुश कंट्री कौन सा है, टॉप परफॉर्मर्स में अगर हम बात करें, सबसे खुश है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड सबसे खुश है। और सबसे दुखी कौन है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे दुखी देश है, और फिनलैंड सबसे खुश देश है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन had major plans to evacuate residents from low-lying areas as the island experienced heavy rain and strong winds due to which cyclone? मतलब कुल मिला के जो अंडमान निकोबार में है वहां पे कौन सा साइक्लोन आता है, ये पूछ रहा है। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। साइक्लोन का नाम पूछ रहा है ये। द अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड प्लान्स टू evacuate residents from
low-lying areas as the island experience heavy rain and strong winds due to which cyclone? तो साइक्लोन का नाम पूछ रहा है अंडमान निकोबार के पास। तो साइक्लोन जो आया था, साइक्लोन का नाम श्रीलंका ने किया था, नाम है आसनी। ठीक है। हर साल क्या होता है, जो भी साइक्लोन्स आते हैं तो साइक्लोन के लिए अर्ली वार्निंग तो हमें मिल ही जाती है, साइंटिस्ट बता पाते हैं कि हाँ ये साइक्लोन आने की कंडीशन डेवलप हो रही है। और उसके साथ साथ अगला सवाल आता है साइक्लोन का नेम। तो जो साइक्लोन का नेम है वो कंट्रीज खुद देते हैं, जैसे एक रीजनल ग्रुपिंग बन गई एशिया की, तो इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, और भी कंट्रीज हो गई। ये सब मिलके क्या करेंगे, ये जाएंगे शॉप। हाँ, इन ये सब लोग मिलके क्या करेंगे, तो पूरी रीजनिंग रीजनल ये लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना लेंगे, और ग्रुप में वो लोग क्या करेंगे, एक फिक्स नाम दे देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे इन एशिया का इधर एक साउथ एशिया का ग्रुप बन गया, तो ये कंट्रीज क्या करते हैं, ये सब मिलके एक टर्न बाय टर्न नया नाम देते हैं। तो ये वाला जो नाम है ये किसने दिया था, श्रीलंका ने दिया था। ठीक है। सिन्हाला लैंग्वेज है श्रीलंका में, तो वहां की लैंग्वेज में आसनी का मतलब होता है रैथ, मतलब गुस्सा। ठीक है। तो साइक्लोन्स का नेम इस तरह की रीजनल ग्रुपिंग्स प्रोवाइड करती हैं। ऑलराइट सर। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास टीजीटी पीजीटी के रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस फॉरेस्टर हेड कांस्टेबल के भी रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। टीजीटी पीजीटी में हमारे पास जीके है, इंग्लिश है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और कंबाइंड भी अवेलेबल हैं, और फिजिक्स है, मैथ्स है मेन सब्जेक्ट में। ठीक है। और हिस्ट्री है अभी फिलहाल, और पॉलिटी है, और अभी इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। फॉरेस्टर हेड कांस्टेबल में भी हमारे पास जीके है, इंग्लिश है, और मैथ्स है। ये कोर्सेज इनके रिगार्डिंग अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल जीके का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो फॉरेस्टर के लिए करेंगे तो इसका प्राइस है 1500 रुपी। ये आपका APSSB लेवल की इसमें तैयारी है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो इसमें जीके का प्राइसिंग है 2400 रुपी। ठीक है। हिस्ट्री का क्लास आपका चल रहा है, हमारा जो फॉरेस्टर है टीजीटी पीजीटी के लिए भी हिस्ट्री चल रहा है, बाकी जो मेन हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो भी क्लास चल रहा है। ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है किसी कोर्स के रिगार्डिंग, या कैसा भी कोई कोर्स के बारे में जानना है, तो 8076535685। ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। बायोलॉजी के लिए भी जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है। बायोलॉजी के लिए भी जल्दी स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी इनका फाइनल हो चुका है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो इसलिए इनका नाम लिखा है, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए, बट उनकी भी कोशिश है जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट हो जाए। चलिए सर, तो ये हमारे कोर्सेज से आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी टाइटल्ड इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, ये भी एक टाइप होता है जहां पर कोई रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी हमने देखा था हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, तो विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली रिलीज इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी टाइटल इंडिया एंड द आर्कटिक, बताइए सर। कालिक जी, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। नंबर तो है आपके पास 8076535685, जो भी डाउट हो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए जी, बताइए इसका आंसर। इकोनॉमिक क्लास ये डेमो क्लास है, जो हमारा टीजीटी पीजीटी रिसर्च असिस्टेंट के लिए डेमो क्लास है, तो कुछ दिन बाद ये बंद हो जाएगा। RSP
अच्छा, रविशंकर प्रसाद को कह रहे हैं। ओके, रविशंकर प्रसाद इसमें क्या करेंगे आर्कटिक जाके? तो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी बेसिकली देखना है। तो इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है किसने रिलीज करी है? तो कोई साइंस के मिनिस्टर होंगे ऑब्वियसली, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पर्पस क्या है? हमें क्या करना है? एक फ्यूचर ह्यूमन काइंड के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी है। ठीक है, तो इसमें आपको कई मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा। एकेडमिशियंस इन्वॉल्व किए जाएंगे, रिसर्च कम्युनिटी आएगी, बिजनेस टाइकून्स आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, सब लोग मिलके काम करेंगे कि किस तरह से हम लोग आर्कटिक रीजन को बचा के रखें। क्योंकि आर्कटिक रीजन अगर मेल्ट हो गया तो पूरी दुनिया में एक मान के चलो प्रलय आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत ना हो, सब बढ़िया से चलता रहे, इसलिए पॉलिसी बनाई गई है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये पॉलिसी रिलीज करी। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट टू बी हेल्ड ऑन 30th March 2022? बताइए सर, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट टू बी हेल्ड ऑन 30th March 2022? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। हाँ जी सर, बताइए। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट टू बी हेल्ड ऑन 30th March 2022? एक्चुअली इससे पहले जब भी हमने क्वेश्चन किए हैं और होस्ट करने की बात होती थी तो जनरली आंसर इंडिया आता था। शायद इसलिए आप लोगों को अभी भी लग रहा आंसर इंडिया है। इंडिया नहीं है, इंडिया आंसर नहीं है। अब बताओ, अब तुक्का लगाओ, अब लगाओ सर तुक्का, क्या होगा? इंडिया तो भैया नहीं है आंसर। ओ, तो सर ए नहीं है तो सर बी लगा देते हैं तुक्का, क्योंकि अक्कड़ के बात आता है, बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो लगा दो, बांग्लादेश। ओके सर, अब कुछ लोगों का आंसर निकल के आ रहा है श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज योर श्रीलंका। ठीक है, तो बिम्स्टेक समिट कहाँ हो रही है? श्रीलंका में। अब सवाल उठता है सर बिम्स्टेक है क्या? तो बिम्स्टेक की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद कर लो। मैं को अरुणाचल में कुछ ऐसे ऐसे भी महान टीचर देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि मतलब वो बिम्स्टेक पढ़ा रहे हैं और बिम्स्टेक उन वो लोग लिख रहे हैं ऐसे। आई वॉज जस्ट शॉक्ड, ये टेक नहीं होता है। ठीक है, तो कई लोग हो सकता है इस तरह से पढ़े हों या कहीं किसी ने इस तरह के वर्ड देखे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वर्ड पकड़ना है BIMSTEC, तो किसी के बहकावे में नहीं आना आपको। चलिए, तो सबसे पहला सवाल सर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। देखो याद नहीं हो रही होगी, सीधी सी बात है, मैं सही बता रहा हूँ, दिक्कत हो रही होगी। टेक याद रखो, टेक बोले तो ये टेक्निकल और इकोनॉमिकल कॉपरेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो बिम्स्टेक क्या किस लिए बनाया गया है? टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। और जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे बे ऑफ बंगाल से जो कनेक्टेड कंट्रीज हैं, उन्होंने टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए क्या बनाया है? उन्होंने टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए क्या बनाया? बिम्स्टेक। तो बी से तो हो गया बे ऑफ बंगाल, और आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी, एस से सेक्टोरल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है,
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद हुई कि नहीं हुई? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म याद हो रही है सर की नहीं हो रही है? अगर याद हो रही है तो गिव मी अ थम्स अप, एक अंगूठा बनता है अगर याद हो रही है। हाँ जी सर। अरे इतने सारे अंगूठे थॉमस जी ने भेज दिए। थॉमस मुनरो ने कहा लो सर सारे अंगूठे ले लो एक बार में, फ्री के हैं, क्या जा रहा है? हमारा कोई खर्चा नहीं, जुकरबर्ग का खर्चा है सारा है। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। अंगूठा छाप हो गए। देखिए अंगूठे में आज ज्यादा ताकत है। आज आप एक अंगूठा प्रेस करके पूरा अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। आधार कार्ड, ठीक है। आप सिम लेने जाओ तो सिग्नेचर नहीं कराता है, अंगूठा ही लगवाता है। अंगूठा लगाओ तो दौर फिर से लौट के आता, तो वही हो गया। हाँ जी, आपके नाम से लग गया था, थॉमस मुनरो, द ग्रेट थॉमस मुनरो। ऑलराइट, चलिए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। तो 1997 में पहले क्या बना था, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है। तो चार मेंबर्स थे। चार मेंबर्स कौन कौन थे जब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ? तो बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था, ठीक है। तो इसका नाम ही यही था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो बिस्टेक नाम था। फिर 1997 में म्यांमार जुड़ गया। तो म्यांमार के जुड़ने से तो यहाँ एम और आ गया, तो ये क्या बन गया, बिम्स्टेक, ठीक है। फिर बाद में इसमें नेपाल और भूटान ऐड हो गए। अब बिम्स्टेक में नेपाल और भूटान के लिए जगह दिख नहीं रही थी, तो हमने कहा बिल्कुल नाम ही चेंज कर दो। तो हमने जो BIMS था इसको चेंज करके क्या कर दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्रोनिम एक्रोनिम खेलते हैं, मतलब एक्रोनिम में काफी मेहनत किया गया बिम्स्टेक के। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन अगर पूछे किससे रिलेटेड है तो वो बिम्स्टेक से ही रिलेटेड है। पहले आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन आया था, उसके बाद ही आपका बिम्स्टेक बना है, ठीक है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन आया। अब सर सबसे जरूरी सवाल, बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुल फॉर्म के बाद अगला जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो यही बनता है कि बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन से? तो सीधी सी बात है, जो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से रिलेटेड कंट्रीज हैं, जैसे इधर इंडिया हो गया, नेपाल भूटान हो गया, ठीक है। फिर आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर थाईलैंड है और श्रीलंका है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज किसके मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक के? इंडिया, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार। तो साउथ ईस्ट एशिया से दो कंट्री हैं, थाईलैंड और म्यांमार। देन आपका श्रीलंका। कितने कंट्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के। देखो बिम्स्टेक के मेंबर्स याद रखने के लिए या कोई भी रीजनल ग्रुपिंग्स जब भी याद रखनी हो ना, तो कोशिश करो आप लोग अ, तो कोशिश करो आप लोग क्या करो, मैप के थ्रू याद करो, ठीक है। रीजनल ग्रुपिंग्स ट्रिक से याद करोगे ना तो ट्रिक भी याद करना अपने आप में बड़ी चीज हो जाती। बाद में क्या होगा, बाद में ट्रिक ही नहीं याद आएगी कि बाद में रिवीजन करोगे ना तो जितना टाइम आप ट्रिक याद करने में करोगे उससे कम टाइम में आप कंट्रीज याद कर लोगे। तो सबसे बेटर तरीका होता है रीजनल ग्रुपिंग्स के मेंबर्स याद करने का
कि आप उनको मैप के थ्रू याद करो। मैप के थ्रू याद करोगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक उसे याद रख पाओगे, और ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत फ्रूटफुल लगेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ने का अपना आप जैसे पैटर्न चेंज करिए। नेपाल है, अब बन गया तो बन गया। नेपाल इंडिया के थ्रू बन गया ना, क्योंकि नेपाल इंडिया का भाई है। अब ऐसे तो आप भूटान पे भी सवाल उठाओगे। ऐसे कोई देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बे ऑफ बंगाल से जुड़ा होगा तभी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर बे ऑफ बंगाल से टच नहीं करेगा तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि बे ऑफ बंगाल रीजन में ये सारी कंट्रीज हैं तो उन्होंने बना दिया। बाकी तो फिर भाई आप उन्हें बनाने वालों से पूछिए, उन्होंने तो ये नाम रख के चले गए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। Which sports person was presented the sports icon award by the Maldives government? अभी किस पर्सन को, हाँ 7 लेटर 7 मेंबर मैप के थ्रू याद रखिए, बहुत बढ़िया। Which sports person was presented the sports icon award by the Maldives government? किसने दिया सर? नेपाल तो अपना भाई है, नेपाल और भूटान। Which sports person was presented the sports icon award by the Maldives government? ये पता होना चाहिए। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज तक कभी मैंने ये नोटिस किया है, कभी भी स्पोर्ट्स का अपनों का सवाल गलत नहीं होता है। 81 एंड 82 रिपीट कर दूं? ओके, इसके बाद में कर देता हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज सुरेश रैना। ठीक है, किसको दिया है? सुरेश रैना। किसने दिया? मालदीव्स ने दिया। अच्छा, मालदीव्स की कैपिटल बताइए आप लोग, तब तक मैं जीना जी के कहने पे 81 और 82 रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 के, हाँ ये 81। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा जीना जी जल्दी देखिएगा, है ना, ज्यादा आप टाइम नहीं देंगे इस पे। तब तक बाकी लोग मालदीव्स की कैपिटल कमेंट करिए। प्रिट्जकर प्राइज से था कि प्रिट्जकर प्राइज किससे रिलेटेड है? बुर्किना फासो अफ्रीका की कंट्री है, वहां से डिबेडो फ्रांसिस कैरे ने अभी प्रिट्जकर प्राइज जीता है। तो ये प्राइज किससे रिलेटेड है? तो ये प्राइज आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 82। विच स्टेट सेलिब्रेट्स दौल उत्सव? दौल उत्सव आपका स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए करा जाता है, तो ये कौन स्टेट से सेलिब्रेट करता है? तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसको कौन सेलिब्रेट करता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है जीना जी, अब क्लियर है। 81 82 मैंने रिपीट कर दिया, बाकी तो जब पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें मिल ही जाएगा। हाँ, तो सुरेश रैना की बात हो गई सर। मालदीव का कैपिटल टाइगर श्रॉफ। अरे मेल नहीं है, माले पढ़ते हैं भैया इसे, माले। ठीक है, माले पढ़ते हैं इसे। सारे MALE मेल नहीं होते, कुछ माले भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। हु हैज वॉन द फॉर्मूला वन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022 एट द बहरेन इंटरनेशनल सर्किट? तो बहरेन इंटरनेशनल सर्किट में किसने जीता है फॉर्मूला वन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022? बताइए। लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेक, सेबास्टियन वेटल, डैनियल रिकार्डियो। बताइए, फॉर्मूला वन से रिलेटेड है। फॉर्मूला वन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ऑलराइट सर, करेक्ट आंसर इज चार्ल्स लेक्रेक। ठीक है, फरारी मोनाको हैज won द फॉर्मूला वन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022। सेकंड कौन है? कार्लोस सेंज जूनियर। कार्लोस सेकंड थे, चार्ल्स फर्स्ट है। हैमिल्टन
इस बार रह गए, हैमिल्टन थर्ड आए भैया इस बार। ठीक है, हैमिल्टन फ्रॉम ब्रिटेन इस बार थर्ड आए, चार्ल्स फ्रॉम मोनाको फर्स्ट आए। ऑल राइट सर, तो आज यहीं तक रखेंगे। 2 दिन आपका इवनिंग वाला क्लास ऑफ रहेगा, थोड़ा सा ज़रूरी काम से मैं बाहर रहूँगा, तो इवनिंग वाला जो क्लास है 2 डेज आपके लिए ऑफ रहेगा। मैं टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेस्ट देते रहना डेली, कल और परसों, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है सही सर, फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, सो गुड नाइट, हैव ए नाइस, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, गुड बाय।